टुर गए यार मोहब्बतां वाले ले गए नाली हासे। जैसे मैं अपने माँ बाप को बुढ़ापे में छोड़ आया था तो मेरे बच्चे भी छोड़ गए। जाने अनजाने में वो हम जैसे लोगों को ऐसा मैसेज देंगे जो हमें कभी नहीं भूलना चाहिए कि अगर हम जवानी में अपने माँ बाप को छोड़ेंगे तो कल हम भी बूढ़े होंगे और हमारे बच्चे भी हमें छोड़ जाएंगे। अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन हज़रात, मैं हूं आपका मेज़बान सुमैर। तो आज के नए प्रोग्राम में हम आपको खुशामदीद कहते हैं। दोस्तों, जियो का ड्रामा सीरियल खाई तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल अब्दुल्ला रिएक्शंस। तो आज की वीडियो बहुत ही खास है और बहुत दुख की खबर भी है इसमें, और मैं आप लोगों के साथ शेयर करती चलूँ कि पाकिस्तान के सुपर हिट एक्टर जिनका नाम है खालिद सलीम भट्ट साहब, जिनका 2 हफ्ते पहले इंतकाल हो चुका है, और अल्लाह ताला उनकी मग़फ़िरत फरमाए। वो कितने सुपर हिट थे और पीटीवी के ज़माने से लेकर आज तक उन्होंने बहुत सारे ड्रामास किए, फिल्म्स की, और बहुत सारी ऐसे कैरेक्टर किए कि लोगों के दिल जीत लिए। और आज उसी के बारे में हम बात करेंगे और आज उसी से रिलेटेड रिएक्शन वीडियो हमें लेकर आई हूँ, और उनके करियर का आगाज़ कैसे हुआ, कहाँ से हुआ, वो सारी चीज़ें वो खुद हमें बताएंगे। और इस वीडियो में हम उनकी बातें भी करेंगे और उनके साथ किए गए ड्रामास के बारे में बात सुनेंगे। सो चलते हैं वीडियो की तरफ, और आज की वीडियो सुमेर साहब की है और उनमें जो बताएंगे सो देखते हैं आज की वीडियो में हमें क्या नॉलेज मिलती है। और जो शख्स हमारी दुनिया से चला गया, हमें छोड़कर चला गया, उसकी यादें कुछ ऐसी हैं जिन्हें देखकर आपको भी बहुत अच्छा लगेगा। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले आप दोस्तों से गुजारिश है कि अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन पर क्लिक करना मत भूलिएगा। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, 70 की दहाई में खालिद सलीम भट्ट साहब ने अपने शोबिज करियर का आगाज किया और शोबिज इंडस्ट्री में उस वक्त कदम रखा जब बॉलीवुड की फिल्में पूरे अपने अरूज पर थी। पाकिस्तानी फिल्म इंडस्ट्री इतने अरूज पर थी कि उनकी हर एक फिल्म जो है वो सुपर हिट हुआ करती थी। खालिद सलीम भट्ट साहब इस इंडस्ट्री में डायरेक्टर बनने का ख्वाब लेकर दाखिल हुए और काफी अरसे तक उन्होंने असिस्टेंट डायरेक्टर के तौर पर काम किया और बाद में डायरेक्टर भी बने, लेकिन खासी कामयाबी ना हासिल हो सकी। फिर असल कामयाबी इनको अदाकारी में हासिल हुई और इन्होंने बेशुमार उर्दू पंजाबी फिल्मों और ड्रामों में काम किया। टीवी, फिल्म और थिएटर का बड़ा नाम खालिद सलीम भट्ट साहब ने बहुत सारे रेडियो के भी प्रोग्राम किए। इनकी मुनफरिद आवाज की वजह से रेडियो पर भी इनको बहुत ज्यादा पसंद किया जाता था, और पीटीवी के दौर के ड्रामे देखने वाले लोग ये बात बहुत अच्छी तरह से जानते हैं कि पीटीवी का कोई भी सुपरहिट ड्रामा इनके बगैर अधूरा हुआ करता था, और हम तकरीबन हर ड्रामे में खालिद सलीम भट्ट साहब को देखा करते थे। और फैसल कुरैशी भी इनके बारे में कहते हैं कि इन्होंने मेरे साथ पीटीवी के दौर में बूटा फ्रॉम तौबा टेक सिंह में काम किया था और उसमें इन्होंने मेरे वालिद का किरदार अदा किया था। और अब वो 23-24 साल बाद फैसल कुरैशी के साथ एक बार फिर से काम कर रहे थे और बहुत खुश थे और कह रहे थे कि अल्लाह ने मुझे इतनी जिंदगी और इतनी हिम्मत दी कि मैं आज अपने बूटे के साथ एक बार फिर से खड़ा हूं। और ये वाकई बहुत खुशी की बात थी कि 23-24 साल बाद उनको फिर से एक ऐसा ड्रामा मिला और एक ऐसे शख्स के साथ काम करने का मौका मिला जिसके साथ काम करके उनको बहुत ज्यादा शोहरत मिली थी। और अगर हम बात करें उनकी शादीशुदा जिंदगी यानी कि लव मैरिज के बारे में, तो वो बताते हैं कि मेरे वालिद चाहते थे कि मेरी शादी मेरे कैलिबर यानी कि मेरे वालिद के कैलिबर के मुताबिक किसी बड़े खानदान में होनी चाहिए। लेकिन जब मैं पढ़कर वापस आया और मुझे यूं लगा कि मेरी 300 रुपया कमाई यानी कि शोबिज इंडस्ट्री से जो मैं 300 रुपया महाना कमाता हूं, इसमें कौन सी लड़की मेरे साथ गुजारा कर सकती है। और वो कहते हैं कि मैं बहुत गुस्से वाला था। मेरे वालिद ने जहां मेरा रिश्ता किया हुआ था उन लोगों से कहा कि मेरा बेटा बहुत गुस्से वाला है, आपकी बेटी ज्यादा अरसा इसके साथ गुजारा नहीं कर पाएगी। वो कहते थे कि मैं ऐसे खानदान में शादी नहीं करना चाहता था जिनका कैलिबर हमसे ज्यादा ऊपर और उनकी बेटी मेरी कम आमदनी में गुजारा ना कर पाए। इसलिए मैंने अपनी खाला की बेटी जो कि मुझसे 9 साल छोटी थी उससे मोहब्बत की और उसी से शादी करने की ख्वाहिश भी की। और उनके साथ बैठी हुई उनकी वाइफ निगत भट्ट साहिबा ने एक बहुत ही मजेदार बात की और उन्होंने कहा कि शादी से पहले मैं इनको भाईजान कहती थी और शादी के बाद भी कई बार मैंने इन्हें गलती से भाईजान बोल दिया। एक शो में वो अपनी बेटी के साथ आए थे, लेकिन वहां पर उन्होंने एक ऐसी दुखी बात की और ऐसे अंदाज से बात की कि वो बात सीधा आकर मेरे दिल पर लगी। जब एंकर ने कहा कि अब तो आपके बच्चे जवान हैं, आपके साथ हैं, आपको किस चीज की परेशानी है,
तो वो कहने लगे कि बच्चे मेरे साथ ही हैं। जिस तरह से जवानी में मैंने अपने बूढ़े माँ बाप को अकेला छोड़ दिया था, ठीक उसी तरह से मेरे बच्चों ने भी मुझे बुढ़ापे में अकेला छोड़ दिया। जाने अनजाने में वो हम जैसे लोगों को ऐसा मैसेज देंगे जो हमें कभी नहीं भूलना चाहिए कि अगर हम जवानी में अपने माँ बाप को छोड़ेंगे तो कल हम भी बूढ़े होंगे और हमारे बच्चे भी हमें छोड़ जाएंगे। एक बहुत बड़ी गलतफहमी अवाम में ये पाई जाती है कि उस्मान खालिद भट्ट, जो कि पाकिस्तान के बहुत ही जबरदस्त किस्म के अदाकार हैं, लोग ये समझते हैं कि वो इनके बेटे हैं। उस्मान खालिद भट्ट इनके बेटे नहीं है, बल्कि इनके दो बेटे हैं। एक पाकिस्तान में जॉब करता है और दूसरा अपनी बीवी के साथ दुबई में रहता है। ये खालिद साहब ने खुद बताया था। अगर आप लोगों को याद हो तो आज से कुछ अर्सा पहले तक ये अच्छे खासे मोटे ताजे नजर आते थे और मेरे बेटे सभी ने भी इनके साथ काम किया, उसमें भी हमने इनसे मुलाकात की तो ये माशाल्लाह से बिल्कुल सेहतमंद थे। लेकिन कुछ अर्सा पहले ये जिगर और गुर्दे की बीमारी में मुब्तला हो गए और उसकी वजह से ये बहुत ज्यादा कमजोर भी हो गए। इसी बीमारी में इनको ड्रामा सीरियल खाई की ऑफर आती है और उसकी रिकॉर्डिंग के लिए इनको शुमाली इलाके जात में जाना पड़ता है, जहां पर ठंड और बहुत ज्यादा मसले मसाइल थे और वहां पर इन्होंने मुसलसल 4 महीने रिकॉर्डिंग की। 4 महीने मुसलसल रिकॉर्डिंग की वजह से इनकी तबीयत वहां पर नासाज हो गई और इनको अचानक वापस अपने घर पर आना पड़ा। लेकिन घर जब ये पहुंचे तो इनका इंतकाल हो गया। अब इंडस्ट्री के बहुत सारे लोगों का ये भी कहना है कि अगर डायरेक्टर और प्रोड्यूसर ये जानते थे कि खालिद साहब की तबीयत इतनी ज्यादा नासाज है और वो गुर्दे और जिगर की बीमारी में मुब्तला है तो उनसे 4 महीने मुसलसल रिकॉर्डिंग नहीं करवानी चाहिए थी, उनको वहां पर नहीं लेके जाना चाहिए था और अगर लेकर गए थे तो स्पेल को थोड़ा सा टाइम देना चाहिए था। मतलब ये है कि कुछ अर्सा इनसे काम करवाने के बाद इनको वापस घर भेज देना चाहिए था, ये रेस्ट करते, थोड़ा अपना ख्याल करते और वापस जाकर वहां पर रिकॉर्डिंग करते। लेकिन बहुत सारे लोग ये भी कहते हैं कि जाहिर है जब कोई पे करता है, पैसा देता है, डायरेक्टर जब अपना ड्रामा कंप्लीट करने पर आता है तो वो ये बात थोड़ी सोचता है कि इसकी तबीयत खराब हो रही है या ये बीमार हो रहा है। वो ये चाहता है कि मेरा ड्रामा जल्द से जल्द कंप्लीट हो और जल्द से जल्द ऑन एयर आ जाए। लेकिन यहाँ पर अगर मैं आपको फैसल कुरैशी की बात बताऊं तो वो ये बता रहे थे कि इनकी तबीयत बहुत ज्यादा नासाज थी, वो बहुत कम खाते थे, बल्कि एक बिस्किट खाते थे और काफी देर तक वो बिल्कुल भूखे रहा करते थे क्योंकि गुर्दे और जिगर के प्रॉब्लम की वजह से ना तो वो ज्यादा खा सकते थे और यकीनन अगर वो ज्यादा खा नहीं सकते थे तो फिर मुसलसल 4 महीने रिकॉर्डिंग भी नहीं कर सकते थे। लेकिन चूंकि वो बहुत ज्यादा खुश थे और इस किरदार को लेकर वो बहुत ज्यादा इंजॉय भी कर रहे थे, इसलिए उन्होंने शायद अपनी सेहत की तरफ ध्यान नहीं दिया और उनको ये पता ही नहीं चला कि उनकी सेहत बिगड़ती जा रही है। क्योंकि अगर उनके पूरे कैरियर की तरफ नजर दौड़ाई जाए तो इस तरह का किरदार उनको आज से पहले नहीं दिया गया और ना ही उन्होंने किया है। और इस किरदार को देखकर यकीनन मुझे भी बहुत ज्यादा अच्छा लगा था और मैं ये सोच रहा था कि इनके पूरे कैरियर को देखा जाए तो इस किरदार को सबसे बेस्ट करार दिया जाएगा और यही किरदार उनके बाकी के कैरियर को 4 चांद लगा देगा। लेकिन क्या खबर थी कि वो यूं हमें छोड़कर चले जाएंगे। यकीन जाने जब इंसान अपनी सारी जिंदगी में यूं ही रुपया, पैसा, शोहरत सब कुछ इकट्ठी करता रहता है, वो नहीं जानता होता कि कब बुलावा आ जाए और कब वापस जाना पड़ जाए। इसलिए दोस्तों हमेशा याद रखें कि जिंदगी की कामयाबियों के सफर में ये ना भूलें कि हमने वापस भी जाना है। एक वीडियो, एक तस्वीर मैंने देखी थी कि इंसान सब कुछ इकट्ठा कर रहा होता है, भागता जाता है, भागता जाता है, भागता जाता है और सब कुछ उसके कांधों पर आ जाता है, लेकिन आखिरी कदम उसका कब्र पे होता है। इसी तरह से हम सब ने भी इस दुनिया को छोड़ जाना है, जिस तरह से खालिद सलीम भट्ट साहब हमें छोड़ गए और बहुत सारे फनकार छोड़ गए और वो रुपया, पैसा, जायदाद, दौलत सब कुछ इसी दुनिया में छोड़ गए। तो याद रखें जितनी भी ये जिंदगी गुजारनी है ऐसी गुजारनी है कि अच्छी गुजर जाए। अच्छी गुजर गई तो यकीनन ये सफर भी आसान और आखिरी मंजिल भी आसान। और आखिरी मंजिल की ज्यादा फिक्र करें क्योंकि यहाँ हमने सिर्फ 50-60 साल गुजारने हैं और उसके बाद उस तरफ चले जाना है जहां हमने हमेशा हमेशा रहना है। अब फैसला तो हमारा रब ही करेगा कि वो हमें माफ करेगा या दोजख में डाल देगा, लेकिन कम से कम अपने पेपर पे कुछ ना कुछ तो लिख कर जाए, नामा माल में कुछ तो लेकर जाए। उम्मीद है कि मेरी बात और ये वीडियो बनाने का मकसद आप लोगों को समझ आया होगा और अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और अगर समझ आया तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। अपना ख्याल रखें। सुमैर चौधरी को दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज। आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी होगी, कल मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज। अगर आप लोग मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें। ऐसी वीडियोस में आप लोगों के लिए लाती रहूँगी। सो अल्लाह हाफिज।